हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी लड़की की केस के बारे में जिसको एंजाइटी बचपन से ही थी। धीरे धीरे बड़े होने के बाद जब एंजाइटी नहीं संभली तो पैनिक अटैक भी आने लगे, और फिर वर्स्ट तब हुआ जब उसके फादर का कैंसर के बारे में उसको पता चला तो वो बिल्कुल टूट गया और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। तो मैं आपको पूरे केस के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से उस लड़के ने इतनी ज़्यादा इश्यूज होते हुए भी लाइफ में बाउंस बैक किया, किन स्किल्स का उसने यूज़ किया, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपको डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस करनी ही हैं। तो आप अभी मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली सुबह शाम 2 टाइम चाहे 10 मिनट ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बट ज़रूर करें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, उसे ज़रूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए, क्योंकि उसमें इतनी सारी टेक्निक्स आपको मिलेंगी जिससे आप घर बैठे ही अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर कर आप किस तरीके से इन स्किल्स को यूज़ कर कर लाइफ में बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ज़रा इस केस को और समझ लेते हैं। तो ये लड़का जिसको ऑलरेडी बचपन से ही एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसकी मॉम जो थी वो क्या थी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार थी। तो उसके सामने एक असहाय वाली ऐसी सिचुएशन थी शुरू से, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को एक्सेसिव वरी करते हुए छोटी छोटी बातों पर देखा। तो आपको पता ही है कि कॉग्निटिव डाउनलोडिंग जो बच्चे के अंदर हो जाती है, वो अगर मदर इतना छोटी छोटी बातों पर पैनिक करे, इतना एंशियस हो, तो डेफिनेटली बच्चे की कंडीशनिंग भी वैसी ही हो जाती है। तो वहाँ पर उसकी मदर को एंजाइटी का पहले से ही एक पैटर्न था। अब वो एंजाइटी से स्ट्रगल कर ही रहा था, उसको पैनिक अटैक की नौबत आ गई थी। अपने फादर के कैंसर के बारे में पता चला, वो और ज़्यादा बुरी तरीके से टूट गया और एक ऐसी इमोशनल स्टेट उसके अंदर मेंटेन हो गई जहाँ पर वो अनसर्टेन फील करने लगा। तो यहाँ पर वो वल्नरेबल फील करता था, बिल्कुल ऐसा। ये क्या होती है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आप इमोशनली अनस्टेबल और इनसिक्योर फील करते हैं। तो ये स्टेट क्या होती है, जहां पर आप अनस्टेबल और इनसिक्योर फील करते हैं। अब इसमें वो क्यों फील कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर था और उसके फादर के बारे में उसे पता चला कि उसके फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ है। अब मदर और फादर दोनों ही इस तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। वो भी अपनी लाइफ में खुद से स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसको शुरुआत से ही एंजाइटी है। तो उसकी भी अपनी क्या थी, सेल्फ में उसकी खुद की भी हिस्ट्री जो थी एंजाइटी की थी। अब बचपन से आपके अंदर अगर एंजाइटी का पैटर्न है तो आपका माइंड इतना ज़्यादा कंडीशन हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करने के लिए, एंग्शियस रिस्पॉन्स फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना, रोना, या फिर बिल्कुल कई बार अपनी सेंसेस से आउट हो जाना, इस तरीके के उसको एक्सपीरियंसेस होते थे। और जब उसे पता चला कि उसके फादर को कैंसर है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गया और डिप्रेशन में चला गया। परिवार में किसी को लग नहीं रहा था कि वो लाइफ में वापस से बाउंस बैक कर सकता है। और सो कॉल्ड जो बिलीफ स्प्रेड होते हैं, जो आपके रिश्तेदार या और कहीं जगह से आपके अंदर रेनफोर्स हो जाते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है, ये तो शायद ठीक नहीं होगी, इसकी मम्मी की नहीं ठीक हुई तो इसकी क्या ठीक होगी, इस तरीके के बिलीफ्स जब और आपके अंदर सेट होने शुरू हो जाते हैं तो वाकई आपको भी ऐसा लगता है कोई होप नहीं, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिसका अच्छा होना होता है तो उसका होकर ही रहता है। तो उस तक लकीली मेरी वीडियो पहुंची और किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उसने कांटेक्ट किया, एक उम्मीद के सहारे कि एक बार देख लेता हूँ कुछ होता है क्या। बस वही एक मन में जो इच्छा थी कि उम्मीद के सहारे कि अगर दूसरे लोग इतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं इतनी पुरानी प्रॉब्लम से, तो शायद मेरा भी कुछ हो जाए। मन में पूरा विश्वास नहीं था, बस एक छोटी सी उम्मीद थी, और डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो बस वही उसके साथ हुआ। तो बड़ी अनस्टेबल सी, इनसिक्योर सी स्टेट ऑफ माइंड के साथ, एक बस 1-2% की उम्मीद के साथ उसने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर उसकी जो सिचुएशन थी, किस तरीके से उसने मुझे डिस्क्राइब किया, या सिचुएशंस को आप घर में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरीके से अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को और अपने बिहेवियर को आप चेंज कर कर कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनाकर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, वही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो
आप एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और साथ के साथ ये नोट करते चलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले और ये टेक्निक्स आप घर पर यूज़ कर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज से बाहर आएँ, क्योंकि मैं आपको केपेबल बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इतने सक्षम हो जाएं कि आप और आगे 10 लोगों की मदद कर पाएं। तो इसलिए जो भी इस वीडियो से आप सीखेंगे उसको साथ के साथ अगर नोट करेंगे तो आपके यहाँ फिट होता चला जाएगा और आपके लिए यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़रा समझते हैं। यहाँ पर जब भी आप वल्नरेबल फील कर रहे हैं, असहाय सा फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर, एक ऐसी लो इमोशनल स्टेट बनी हुई है जहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, आपको पता ही नहीं अगले पल का क्या होगा। भाई फादर को कैंसर डायग्नोज हो गया तो अभी क्या पता है ना कि कब उनके साथ क्या हो जाएगा, कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन एक लोगों का बिलीफ है कि अगर कैंसर हो गया है तो ये मतलब टुवर्ड्स आपको डेथ की तरफ लेकर ही जा रहा है, क्योंकि ना तो हर इंसान की उतनी कैपेसिटी होती कि वो जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है उसको कर सके, और ना ही उसके बाद कोई ऐसी श्योरिटी है जिसकी वजह से लोग ऐसे कॉन्फिडेंट फील करें। तो लगातार जिसको पहले ही सोचने की आदत है तो वो सोच के सोचिए उसकी ज़रा मेंटल स्टेट क्या होगी। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके के आपके अंदर फीलिंग्स हैं तो बेसिकली आप क्या है, जो भी आप अंदर फील कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, तो आप उसमें जो भी कुछ कर सकते हैं उसको बेसिकली ज़रूर करना चाहिए। आप पूरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कुछ आप ट्रीट नहीं कर सकते, बट आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या टेक्निक लगा सकते हैं, यहाँ पर ABC आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। ABC टेक्निक, A मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, B मतलब बिलीफ, C उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो जब आप एक पेपर लेकर डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर ये जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर ये अनसर्टेन इमोशंस, इतनी इनसिक्योरिटी है, मैं पैनिक फील कर रहा हूँ, जो भी आपकी फीलिंग है, किस इवेंट की वजह से कर रहा हूँ, क्या बिलीफ मेरे दिमाग में सेट हो गए हैं और उसके क्या क्या जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, यही है या कुछ हिडन लेयर भी है। जब आप अपने उस वल्नरेबल स्टेट को, जिसमें आप बहुत ऐसा हाई महसूस कर रहे हैं, इतना वल्नरेबल फील कर रहे हैं, आपको कुछ होप ही नहीं दिखाई दे रही है, आप उसमें कई बार बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं और कई बार आप साइलेंस में चले जाते हैं। तो जब आप इतना वल्नरेबल फील कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप अपनी सिचुएशन को पेपर पर डिस्क्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ना आप लाइट फील करेंगे, आपके सामने स्पेसिफिक जो अंदर सेट हुआ है वो सामने आ जाएगा। तो इसमें ABC में इसका मतलब यही है। A का मतलब लिख लीजिए यहाँ पर। A का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट, B का मतलब है उससे रिलेटेड क्या बिलीफ है आपके अंदर, और C का मतलब है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, यानी कि परिणाम क्या हुए उसके। अब परिणाम आपके शारीरिक लक्षण के रूप में भी आ सकते हैं, आपके मानसिक लक्षण के रूप में भी आ सकते हैं, आपके भावनात्मक लक्षण के रूप में भी आ सकते हैं, और आपके व्यवहार के स्तर पर भी आ सकते हैं। तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्क्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर प्लीज जो है, इस प्लीज का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस प्लीज में ये जो PL है, इसका मतलब है फिजिकल इलनेस। अब आपको कोई भी फिजिकल लेवल पर डिस्कम्फर्ट है, कोई इलनेस है जो सफ़र करे, उसको ट्रीट करना पड़ेगा आपको। हमारी बॉडी एंड माइंड डीपली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पर आता है। अब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और उसके कोई फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिजिकल इलनेस में वो काउंट हो जाते हैं ना, मतलब चेस्ट में बहुत हैवीनेस आ रही है, पेन आ रहा है कुछ, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, या अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कई बार इनिशियली रिलैक्सेशन के लिए कुछ मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ सकता है, बट वो बहुत रेयर होना चाहिए, बहुत ही कम। नेचुरल वेज में आपको अपने उस इलनेस को ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत सीवियर कोई ऐसी डायग्नोस्ड कंडीशन ना हो। तो इसमें E का मतलब है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर जो भी इश्यूज होते हैं वो सेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, अपनी उस वक्त की कंडीशन देखकर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। जरूरी नहीं एक्सरसाइज का मतलब बहुत हैवी एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज का मतलब मूवमेंट से है, लाइट मूवमेंट से है। स्पेशली मेरा जो फोकस है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर है, मेडिटेशन पर है। और अगर आप फिजिकली कैपेबल हैं तो आप जो है ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ए का मतलब है इसमें अवॉइड
मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स, कोई भी ऐसे मूड को ऑल्टर करने वाले अननेचुरल अनहेल्दी वेज आपको टोटली अवॉइड करने हैं। बहुत सारे लोग मूड को ऑल्टर करने के लिए स्मोक करने लग जाते हैं, कुछ बहुत सारे लोग क्या है कोई मेडिसिन ले लेते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, कोई लोग शराब भी पीने लग जाते हैं, कोई लोग और भी ज़्यादा वीड वगैरह भी लेने लग जाते हैं। आपको कोई भी चीज़ इस तरीके की नहीं इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक गलत आदत पड़ जाएगी। इसका मतलब है स्लीप वेल, सोइए भाई, बहुत अच्छी तरीके से सोइए। अब कई बार आपके इमोशंस आपको तंग करेंगे, आपको सोने नहीं देंगे, तो आपको कुछ गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लेना है। आप सोने से पहले कोई ब्रीदिंग टेक्निक कर कर सो सकते हैं, आप शवासन कर कर सो सकते हैं, आप स्लीप हाइजीन का ध्यान रख कर सो सकते हैं। स्लीप कैसे बेटर हो सकती है आपकी, इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगला ई है, इसका मतलब है ईट वेल। भाई अच्छी तरीके से खाइए। जब आप बढ़िया तरीके से खाएंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाने का मतलब है घर का ताज़ा बना हुआ खाना, और खाने से पहले अपने इमोशंस चेक कर लेंगे कि मैं किस इमोशनल स्टेट में हूँ जब मैं खाना खा रहा हूँ। धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएंगे तो जो माइंड की स्पीड है वो रुकनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे ही सही लेकिन आप उस मोमेंट में आना शुरू हो जाएंगे। और जब आपके माइंड की ओवर स्पीड रुक जाएगी तो आपकी हेल्थ सुधर जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं अन्न और मन का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो ये आपको ज़रूर करना है जब भी आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हैं, एकदम से ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बस इनसिक्योरिटी आपको ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दे रही है। तो फर्स्ट स्टेप ये करना चाहिए, क्योंकि इस स्टेट में क्या करते हैं लोग, गलतियाँ करते हैं, सोएंगे नहीं, मोबाइल में अपने आप को बिजी रखेंगे। कई बार बहुत हैवी फील कर रहे हैं तो उसे वेंट आउट करने का कोई तरीका नहीं निकालेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। खाएंगे पिएंगे नहीं, कभी खाएंगे भी तो स्ट्रेस ईटिंग में कुछ भी खा लेंगे, तो ये सब गलतियां हो जाती है। एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं और अपने आप को बस रिलैक्स करने के लिए कुछ भी इस तरीके से अपने मूड को ऑल्टर करने के लिए कुछ भी ले लेते हैं। उनको यही नहीं पता कि इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, और किसी भी तरीके से मतलब ये जो अच्छी आदत है जो मैंने आपको बताई है कि स्टेट में सबसे पहले जब आप वल्नरेबल फील करें तो आपको क्या करना है, इनमें से सब कुछ करना बंद कर देते हैं, तो इससे जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो जाती है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आगे समझेंगे हम। तो पहली स्टेज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हमको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे तभी जाकर आगे की सिचुएशन को आप कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब समझते हैं, जब आप वल्नरेबल स्टेट में इन बातों का ध्यान रख रहे हैं तो अब जो फर्दर सिचुएशन है उसके लिए आप क्या करेंगे। तो समझिए, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एकदम से नहीं बदल जाएगी कि आपने ये करना शुरू कर दिया तो एकदम से बदल जाएगी, उसको भी आपको एक्चुअली समझना होगा, और उसको समझने के लिए आपको किस तरीके से उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, किस तरीके से उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए भी मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। सो यहाँ पर है डियर मैन, ये एक्रोनिम है, गिव फास्ट, ये सारे एक्रोनिम है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सपोज आप अपने थेरेपिस्ट को बता रहे हैं, सपोज आप जो है ना अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, या आप खुद को ही बता रहे हैं लिख कर, किसी भी तरीके से सेल्फ टॉक के जरिए, तो आप किस किस तरीके से उस सिचुएशन में किन किन बातों का ध्यान रखें। एक होता है उस सिचुएशन में आपका ऑब्जेक्टिव की इफेक्टिवनेस की, कि उस क्या उद्देश्य है उस चीज़ का। एक होता है उसमें आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक होता है आपका रिलेशनशिप इफेक्टिवनेस। तो जब भी आप कोई भी सिचुएशन डिस्क्राइब करें तो आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डियर मैन। डियर मैन का मतलब है, डी का मतलब है डिस्क्राइब। अब ये जो डिस्क्राइब करना है वो कैसे करना है, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मैं उदास फील कर रहा हूँ, अरे ये तो कुछ पता नहीं ना, उदास फील करें, उदास क्यों फील कर रहे हैं, है ना। जब आप क्यों भी उसमें जोड़ देंगे पूरा रीजन के साथ, तब जो है ना, अगर आपने किसी से एक जनरल भी एग्जांपल लेते हैं इसके केस के अलावा, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत करते हैं लोग। अभी आपने किसी को बोला अरे मुझे वहां से वो उठा के दे देना, अभी कहाँ से क्या उठा कर दे देना, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक वो ही नहीं है। तो हमेशा जब भी कुछ भी डिस्क्राइब करें खुद को या किसी दूसरे को, हमेशा स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करें। ई का मतलब होता है एक्सप्रेस। अब ये एक्सप्रेस क्या करना है,
अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब ये तो नहीं है मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है, मुझे गिल्टी हो रही है। तो जो भी है और क्यों हो रहा है उसका रीजन एग्जैक्टली कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। क्या वाकई ही जैसे इसके केस में कि वो फादर का कैंसर का इशू था, उसको लग रहा था कि फादर को कुछ हो जाएगा तो मेरा फ्यूचर कैसे होगा, अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी थी, फादर के लिए कंसर्न था। चीज़ क्या थी कि अपना गोल नहीं पूरा हो पाएगा क्या, क्योंकि ये लड़का जो करना चाहता था, अब फादर का बहुत बड़ा बिजनेस था, अभी फादर को स्टेज 3 का कैंसर है और बेटा अपने सपने पूरे करने अलग कैसे जा सकता है, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो एक्चुअल में आपको क्या फील हो रहा है और ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो आपको पूरा एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस को एंड विद रीजन के साथ करना है भैया आपको। यहां पर ए का मतलब है असर्ट। अब असर्ट का मतलब होता है एम्पैथेटिक वे में अपनी बात को कहना, जिसमें कि आप जो सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से समझ रहे हैं। अगर इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में तो आप उसको भी एम्पैथाइज कर रहे हैं और अपनी बात को बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो भी क्लियर कह रहे हैं, नहीं ले सकते हैं तो भी क्लियर कह रहे हैं, आपको किसी को ना कहना है तो भी आप क्लियर कह रहे हैं, आप सामने वाले को समझ भी रहे हैं, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मतलब असर्टिवनेस जो होती है, असर्ट किसी सिचुएशन में होने का मतलब ये होता है कि जो भी उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है सब कुछ समझते हुए अपनी बात को साफ साफ स्पष्ट कह देना। तो यहाँ पर जब भी आप एक्सप्रेस करें तो आपको असर्टिव होना ही होना है। आर का मतलब है रीइंफोर्स। सपोज कीजिए आप किसी से अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको रीइंफोर्स आपको जरूर करना ही करना है, क्योंकि अगर आप रीइंफोर्स करेंगे यानी कि बार बार उन चीज़ों का जिक्र करेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपके जो है ना बहुत ज़्यादा बॉदरेशन का वो है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एम का मतलब है माइंडफुल। भाई जब भी आप अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो माइंडफुल रहिए, मतलब उस टॉपिक पर ही टिके रहिए। ये नहीं है कि टॉपिक कहीं से कहीं डाइवर्ट हो गया और कुछ और हो गया और फिर बाद में आपको इनकम्प्लीट लग रहा है कि ढंग से मैंने सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं किया, चाहे वो खुद से कर रहे हो रिटन एक्टिविटी में या फिर किसी से कह रहे हो। ए का मतलब है अपीयर, यानी कि कॉन्फिडेंट अपीयर करें। जब आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो आपकी वॉइस टोन, आपका हर एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आप कह रहे हैं उसका साथ देना चाहिए। इससे सामने वाले के दिमाग में आप जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी फिट हो जाएगा। और जब आप खुद भी डिस्क्राइब करें तो आप कॉन्फिडेंट हो, नहीं है कि सेल्फ डाउट में अच्छा ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, पूरा कॉन्फिडेंट अपीयर होकर तब आप उसको एक्सप्रेस करें। एन का मतलब है नेगोशिएशन। तो जब भी आप किसी को भी कोई एक्सप्रेस करें तो हमेशा थोड़ा सा नेगोशिएट करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पूरी सिचुएशन आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं आएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि पूरी सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग मतलब चेंज हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कई बार कुछ सिचुएशंस को बिल्कुल अच्छी तरह से संभाला जा सकता है, कुछ को पार्शली संभाला जा सकता है और कुछ ऐसी होती हैं जो रियलिटी के रूप में आती है, उनको एक्सेप्ट ही किया जाता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी अपने अंदर रखेंगे और तब उस सिचुएशन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब ये वल्नरेबल स्टेट में आपको क्या करना है ये भी समझ में आ गया होगा और सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करना है ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट भी कर लिया होगा। ये नोट्स जो आप बना रहे हैं ये आपके बहुत काम आएंगे, खुद के लिए भी और किसी दूसरे को हेल्प करना होगा उसके लिए भी। अब आपके पास वल्नरेबल स्टेट में क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है वो भी पता है, सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करना है वो भी पता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखकर जान चुके हैं कि जब भी कोई सिचुएशन आती है हमारे पास तो वहाँ पर हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का बड़ा ही डीप कनेक्शन है। देखिए हम सबके पास ना पास्ट लर्निंग है, जिसकी जितनी उम्र है उसके पास उतने सालों की लर्निंग है। खुद के एक्सपीरियंस से भी उसके पास लर्निंग है, जो रेफरेंस कलेक्ट करें उससे भी लर्निंग है, जो भी उसने इंटरप्रिटेशंस लगाकर बिलीफ सेट कर रखे हैं वो सब उसके अंदर है। जिन जिन चीज़ों को वो वैल्यू करता है वो उसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो उसने पास्ट डिसीजन लिए हैं वो सब उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इन वन वर्ड अगर हम इसको कहें तो उसकी जो पास्ट लर्निंग है वो तो ज़रूर उसमें अपनी टांग अड़ाएगी ही अड़ाएगी। तो यहाँ पर जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो यहाँ पर जो आपके पास्ट जो आपकी लर्निंग है वो आपको कई बार कोई भी ऑटो इमोशन दे देगी, आपको कोई भी ऑटो थॉट दे सकती है और कोई भी ऑटोमेटिक इंपल्सिव बिहेवियर आपका आ सकता है।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में पहले थॉट ही आएगा, किसी सिचुएशन में कोई इमोशन भी आ सकता है और उस इमोशन की वजह से सिमिलर तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे। हो सकता है किसी सिचुएशन में एकदम से आप रिएक्ट कर जाएं, इंपल्सिव होकर कुछ एक्ट करें एंड फिर उसके हिसाब से इमोशंस एंड थॉट्स आपके माइंड में घूमें। तो बेसिकली ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। थॉट से स्टार्ट हुआ है तो अगर आपके अंदर नेगेटिव एंशियस थॉट है, फियरफुल थॉट है, तो डेफिनेटली वही इमोशंस को ट्रिगर करेगी। बिकॉज हमारे अंदर अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं, लेकिन हर वक्त हम सारे इमोशंस फील नहीं करते हैं। जिस तरीके के ट्रिगर्स हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट से या हमारे इंटरनल वर्ल्ड से, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उन ट्रिगर की वजह से हम वही स्पेसिफिक इमोशंस को फील करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका बड़ा डीप कनेक्शन है। तो हमें समझना है कि हर लेवल पर हमें क्या क्या करना है, चाहे हमारे साथ ऑटोमेटिक थॉट हो या इमोशन हो या फिर बिहेवियर आए। तो अब हमें समझना है कि अगर हम थॉट लेवल की बात करें तो थॉट लेवल पर हमें हमेशा फैक्ट्स को चेक करना है। अब आपने अपनी सिचुएशन जब आप वल्नरेबल फील कर रहे थे तो ABC में डिस्क्राइब करी थी, तो उसके फैक्ट भी तो चेक करेंगे। फैक्ट कैसे चेक करेंगे? फैक्ट हम ऐसे चेक करेंगे कि ओके, मेरे को ये इमोशन फील हो रहा है, जैसे मुझे सैड फील हो रहा है। अच्छा, तो इस सैडनेस को ट्रिगर किसने किया? अच्छा, तो आपके पास आएगा कि अच्छा ये इवेंट ने ट्रिगर किया, मतलब ये ट्रिगर। अब आपका ट्रिगर कौन कौन हो सकता है? कोई पर्सन भी हो सकता है, आपका ट्रिगर कोई सिचुएशन भी हो सकती है, आपका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, मतलब सिचुएशन, कोई इमोशनल स्टेट, कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है आपका ट्रिगर, राइट। सो अब वो ट्रिगर आपके अंदर है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस चीज़ को भी। तो कोई भी इमोशंस या थॉट या कुछ भी है तो आपको यहाँ पर अपने ट्रिगर पता होने चाहिए। तो आपके ट्रिगर कौन हो सकता है? कोई पर्सन भी हो सकता है भाई, कोई सिचुएशन स्पेसिफिक हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई आपकी इमोशनल स्टेट हो सकती है, कोई सामान भी हो सकता है, तो कुछ भी आपका ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको जो भी आप फील कर रहे हैं, इमोशंस, थॉट्स, कि ऐसा थॉट आ रही है तो मेरे दिमाग में ऐसी थॉट क्यों आ रही है, इमोशन आ रहा है तो ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ, अच्छा मैंने बिहेवियर किया तो ऐसा मैंने क्यों किया, तो ये कहीं सब भी हो तो आपको यही जो है ना अपने आप से सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है, रीजन बिहाइंड इट, कि आखिर क्यों किया। तो जब हम फैक्ट्स चेक करने की बात आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ कहीं से भी हो तो रीजन तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा, हम अपने आप से एक इमोशनल रीजनिंग डिस्टॉर्शन, जिस पे ऑलरेडी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सीरीज में आपको मिल जाएगा, कि कहीं आप अपने फीलिंग्स को फैक्ट तो नहीं कंसीडर कर रहे। देन हमको ये देखना है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं वो फैक्ट से मैच करती हैं या नहीं करती हैं। मतलब एक होता है हमारा इंटरनल वर्ड, हमारे इंटरनल वर्ड में हम जो भी कुछ फील करेंगे वो क्या है, जो हमारे अंदर थॉट प्रोसेस है उसी की वजह से फील करेंगे, जो हमने इंटरप्रिटेशन लगाई है वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फीलिंग है ये मेरी अपनी अजम्पशंस की वजह से आ रही है। तो मेरी अपनी अजम्पशंस क्या हैं जिसकी वजह से फीलिंग आ रही है, और अगर मैं अजम्पशंस को साइड कर दूं तो भाई ये फैक्ट क्या कह रहे हैं, क्या वास्तव में जैसा मुझे लग रहा है, क्या मेरे लगने से ही वास्तविकता बनेगी? नहीं, मेरा लगना मेरे इंटरनल वर्ड का पर्सनल मैटर है, लेकिन ये एक्सटर्नल वर्ड में फैक्ट चलते हैं, तो क्या वो फैक्ट से मैच कर रहे हैं? तो आपको ये देखने या सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ मेरा इंटरप्रिटेशन है वो सब इमोशनल उस पर है। तो यहाँ पर क्या है, आपको फैक्ट चेक करना है, और इसके लिए ABC आप टूल लगा सकते हैं, जिसमें डिस्प्यूटेशन वाला मैंने सिखाया हुआ है। ऑलरेडी कई सारी वीडियो हैं कि किस तरीके से डिस्प्यूटेशन करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर उन एविडेंस की वैलिडिटी। तो जो आप फैक्ट यानी कि जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वैलिडिटी भी चेक करनी है, क्योंकि सबूत तो भाई झूठे भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो उसको जांचना है। तो थॉट के लेवल पर तो आप ये इलाज करेंगे कि फैक्ट का वो करेंगे, ठीक है। अब इमोशन के उस पे अब वाइज माइंड, अब हमारे क्या है, एक लॉजिकल माइंड है हमारे पास और एक हमारा इमोशनल माइंड है। कौन सा यूज करें? ज्यादा यूज जिसका भी होगा वही फंसा देगा, तो दोनों का इंडिपेंडेंट यूज ना कर एक बैलेंस्ड माइंड, जिसको वाइज माइंड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। ये क्या है, दोनों का बीच का रास्ता है, बैलेंस कर देता है वो आपके
इमोशंस और लॉजिक्स को भी, क्योंकि लॉजिक ऐसे एक कैंची की तरह काम करते हैं, कट 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 सबको सेपरेट कर देते हैं, और इमोशंस सुई की तरह काम करते हैं, सब कुछ जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। सो ना तो हमें ऐसे कट कट कर काटना है और ना ही हर चीज को जोड़ना है, दोनों ही गलत है। तो हमें एक बैलेंस्ड माइंड की तरह रीजनेबल देखकर कि ओके मैं इस तरह से फील कर रहा हूँ और इसके पीछे के ये लॉजिक्स मुझे लग रहे हैं, ये फैक्ट्स मुझे लग रहे हैं इस वजह से। जैसे इस लड़के के केस में इसको पता था कि अगर मेरे फादर को कुछ मिसहैपनिंग हो गई उनके साथ में, तो मेरा जो सपना है एंटरप्रेन्योरशिप का, मुझे कुछ अलग करना है, वो सब रखा रह जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे पापा का बिजनेस ही संभालना पड़ेगा। तो उसके इस तरीके की लॉजिकल रीजनिंग उसके दिमाग में थी। दूसरी तरफ उसका दिल रो रहा था कि जिसकी तैयारी वो इतने सालों से कर रहा था, वो उसके सामने उसके सारे सपने उसको धूमिल होते दिखाई दे रहे थे। वो बहुत इमोशनल होकर सोच रहा था, तो उसको लग रहा था कि अरे जो होगा देखा जाएगा, बिजनेस का छोड़ो उसे, मुझे तो अपने सपने ही पूरे करने हैं। लॉजिकल होकर सोच रहा था कि अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर, रिश्तेदारी, दुनियादारी के बारे में, और इतना सारा बिजनेस है, तो कुछ अपने सपनों को टूटता हुआ दिख रहा था, तो कई बार उससे भी डिस्कम्फर्ट हो रहा था। दोनों में से कहीं भी सेटल नहीं हो पा रहा था, बीच का रास्ता कि किस तरीके से अगर कुछ ऐसा होता भी, पहले तो यही होप करनी है कि सब ठीक हो जाए, अगर कुछ ऐसा होता भी है तो क्या ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे जो रनिंग बिजनेस है वो भी समझ जाए, और जो उसका अपना खुद का आइडिया है उसको भी अच्छे से प्लान कर कर एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसके लिए उसको इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इमोशन के पीछे का प्राइमरी इमोशन क्या है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि इमोशन के पीछे का भी एक्चुअली आपको क्या है ना, ये इमोशन, प्राइमरी इमोशन बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें बाहर से कुछ और दिखाई दे रहा होता है और उसके पीछे की लेयर्स कुछ और होती हैं। तो अंडरस्टैंड करके आप एक वाइज माइंड कर सकते हैं। इसकी डिटेल एक्सरसाइज अगर आप चाहेंगे तो मैं और आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगी आपको। तो इमोशंस को इस तरीके से हमें बैलेंस करना पड़ता है। और एक्शन के लिए हमें ऑपोजिट एक्शन करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। उम्मीद करती हूँ कि आपने साथ के साथ इसको नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो फिर वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो समझते हैं बिहेवियर और एक्शन। अब क्या होता है जनरली हम सब कैसे काम करते हैं कि जिस तरीके का हम इमोशन फील कर रहे होते हैं उसी तरीके का मोशन यानी कि एक्शन आता है, क्योंकि इमोशन में ही मोशन होता है, ठीक है। सो अभी क्या है कि अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो प्रोबेबली क्या करेगा एक इंसान, अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। एंग्री फील कर रहा है तो कोई हो सकता है कि चिल्लाए, कोई हो सकता है रोने लग जाए, कोई हो सकता है कुछ तोड़ फोड़ दे, है ना, कुछ भी इस तरीके से सेल्फ हार्म भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो क्या है कि इस केस में हमें ऑपोजिट एक्शन टेक्निक लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल इमोशन किसी के अंदर आया एंग्री, है ना, गुस्सा है, तो उसका नॉर्मली बिहेवियर क्या था, शाउट करना था। अब शाउट करने का ऑपोजिट क्या होगा, चुप रहना, क्वाइट रहना, नाइस बिहेव करना। अब ये दूसरे पे शाउट करने के बजाय क्या होगा, क्वाइट रहना। अब ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। कोई सैड है और उससे कहो, और जेन्युइन रीजन से सैड है, उससे कहो कॉमेडी शो देख लो, हंसोगे थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा उसे लगेगा पागल है क्या, क्या सजेशन ही है, बट करें क्या। मेंटल स्टेट इसी तरीके से चेंज की जाती है। मींस रियलिटी को सिर्फ रोकर देखने से रियलिटी तो बदलेगी नहीं ना। आपको बेसिकली अपनी तो सेल्फ केयर करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप सिचुएशन को, दूसरे लोगों को संभालेंगे, खुद को संभालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको उसका ऑपोजिट एक्शन, मतलब जो नेचुरल एक्शन एसोसिएटेड है आपके इमोशन या थॉट से, उससे बिल्कुल ऑपोजिट, एक्सट्रीम अपोजिट। अब ये एकदम से तो होगा नहीं, क्योंकि आपका तो माइंड प्रोग्राम्ड है पुराने इमोशन के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा आपको सिंपल कॉन्शियस प्रैक्टिस। याद कीजिए वो दिन जब भी आपने कोई ड्राइविंग या कोई स्किल्स, गिटार बजाना, कुछ भी चलना बोलना पढ़ना सीखा था, तो कितना आपने कॉन्शियस एफर्ट्स डाले थे, रिपीट किया था उसे। कॉन्शियस एफर्ट्स डालकर रिपीट कर 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 आप उसमें मास्टर हो गए थे और फिर वो आपके लिए अब नेचुरल होने लगा। अब चलने से पहले सोचना थोड़ा ना पड़ता है कि कैसे स्टेप आगे रखूं, ठीक है। बोलने से पहले सोचना थोड़ा ना पड़ता है कि क्या वर्ड्स है, मात्राएं कहाँ है, इधर कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसी ड्राइव करते वक्त जब आप सीख जाते हैं तो आपको रूल्स रेगुलेशंस रिवाइज थोड़ा ना करने पड़ते हैं। तो आपको पहले कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कुछ दिनों तक। जब आपका माइंड सीख जाएगा तब जाकर ये ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो इनमें से कोई भी स्टेट क्यों ना हो, आपको इस तरीके से संभालना है। तो स्पेसिफिकली थॉट के फैक्ट्स चेक करने होते हैं, इमोशंस को रीजनेबल यानी कि वाइज माइंड से सोचना होता है, एंड बिहेवियर के लिए ऑपोजिट एक्शन टेक्निक होती है। तो यहां तक फिर से उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, सो आगे समझते हैं और क्या है ये माइंडफुलनेस यहाँ पर क्यों लिखा है। माइंडफुलनेस टेक्निक्स के लिए लिखा हुआ है। तो इसमें 5 सेंसेस की एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रैटिट्यूड वॉक बहुत अच्छा काम करती है। फाइव सेंसेस के बाद 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो होती हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाता है वो समझाया जाता है। और ऑफ कोर्स ब्रीदिंग टेक्निक्स तो हैं ही, हिप्नोसिस, माइंडफुलनेस हिप्नोसिस के जरिए भी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है और एनएलपी के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे मोड होते हैं। अब जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 5 सेंसेस सबको पता है, बचपन में सिखा दी जाती है। सो किस तरीके से इन 5 सेंसेस को ट्रेन किया जाए, मीन्स आप अगर आपकी आंखें कुछ देख भी रही हैं तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर बार उससे कोई थॉट प्रोसेस अटैच होना चाहिए। आप उसी मोमेंट में होकर बिना किसी जजमेंटल उसके ओपिनियन के, बिना किसी थॉट के, जस्ट एक ऑब्जर्वर की तरह, एक विटनेस की तरह भी तो रह सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं, आपको मेरी ऐप पर भी मिल जाएंगी। आप किसी भी पार्क में जाएं या कहीं पर भी एक क्वाइट से प्लेस पर बैठ जाएं और वहाँ पर सिर्फ अपने आसपास की सराउंडिंग को ऑब्जर्व कीजिए। कानों के लिए अपना जो कान है वो साउंड पर फोकस कर दीजिए। इसी तरीके से स्मेल के लिए कुछ भी अच्छी फ्रेगनेंस को स्मेल करें और उसका आनंद लें, क्योंकि जब अच्छी सी फ्रेगनेंस हमारे अंदर जाती है तो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। आप देखिए ना, स्पा सेंटर्स वगैरह में, मेडिटेशन सेंटर्स में या फिर मंदिर में बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है, तो वहाँ जाते ही मन शांत हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो वो इसीलिए फ्रेगनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कोई भी ऐसी खुशबू, सुगंध आप जो है ना उसको स्मेल करें तो उससे भी बहुत अच्छा फील करते हैं। इसी तरह से टेस्ट करने के लिए कोई फ्रूट, नट, कोई चॉकलेट अपने मुंह में रखे कुछ देर तक उसका टेस्ट ले, उसे ये नहीं कि लिया मुंह में और गल्प कर गए एकदम से। इसी तरीके से टच सेंस के लिए कुछ भी ग्रास को टच करना, किसी पेड़ पौधे को टच करना, खुद को हग करना, मतलब इन सेंसेस को हर समय बस इन्फॉर्मेशन अंदर भेजो वाला एक वो नहीं करके, जस्ट इनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको माइंडफुलनेस 5 सेंसेस एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, 30 मिनट्स का हमारे कैमरे में कट भी लग चुका है और मैं दोबारा से इसको वो कर रही हूँ। सो 5 सेंसेस में मैं डिटेल में बताने लग गई तो बहुत हो जाएगा। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं तो आप ही की सर्विस में हूँ, तो आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियोज इनके लिए बना दूंगी। तो अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि उस लड़के ने किस तरीके से अपने बुरे हालात को भी जो है ना सब कुछ हटाकर साइड में और बाउंस बैक किया। सो 5 सेंसेस एक्सरसाइजेस की अच्छे से। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, मैम थॉट्स ही नहीं रुकती हैं, मेडिटेट कैसे करें, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो देखिए, मेडिटेशन की स्टेट में एक्चुअली क्या होता है, आपका मन क्या है, अनुभवों का ढेर। तो जब आप मेडिटेशन की स्टेट में कहीं खोने के लिए बैठते हैं तो मन ना बड़ा इनसिक्योर फील करता है, और वो कि कहीं आप इधर उधर ना भटक जाएं। तो वो बेसिकली आपको थॉट्स भेज कर अपनी याद दिलाता रहता है कि मैं हूँ। सो मन एक्चुअली काम करना कभी बंद नहीं कर सकता। इस तरीके से मेडिटेट करते वक्त आपके और बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, इसी तरह से आपका मन भी अपना बीच बीच में आपको याद दिलाता रहता है कि मैं हूँ। अब क्या है कि आपके मेडिटेशन के लिए बैठे हैं और आपके दिमाग में कोई थॉट आ रही है, तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप उस थॉट को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन उससे उलझ नहीं रहे हैं, इंगेज नहीं हो रहे हैं, ना उसे भगा रहे हैं और ना ही उसे बिठा रहे हैं। आप बस सिर्फ और सिर्फ उसे नोटिस कर रहे हैं और नोटिस कर और बस अपनी ब्रेथ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, या आप कुछ इमेजिन कर रहे थे, या सिंपली बैठकर स्माइल कर रहे थे, किसी भी तरीके से आप मेडिटेट कर रहे थे, तो इसको कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और इसमें आप जो है ना अलग अलग अपने इश्यूज़ के हिसाब से आपका थेरेपिस्ट आपको जो है ना मेडिटेशन भी डिज़ाइन करके देते हैं। इसी तरह से ग्रैटिट्यूड वॉक, हम सबकी लाइफ में अगर कुछ बहुत गलत हुआ है तो वहीं पर बहुत कुछ अच्छा भी हुआ होता है, तो वो ग्रैटिट्यूड वॉक, यानी कि आप जब भी एक वॉक करें तो ग्रेटफुल हो अपनी बॉडी के लिए, सराउंडिंग्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जो अच्छा है उस चीज़ों को याद करें। या फिर आप ये ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं करना है तो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हैं आप, ये भी बहुत हेल्प करता है। बेसिकली ये आपका फोकस जो नेगेटिव स्टेट चल रही होती है उससे पॉजिटिव में भी शिफ्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसी तरह से एनएलपी और हिप्नोसिस दोनों ही बहुत अच्छे प्रोसेस हैं, लेकिन ये एक ट्रेन थेरेपिस्ट के साथ ही हो सकते हैं। ये अपने आप करना, कई बार आप अपने माइंड में कुछ गलत भी लोड कर लेते हैं जब तक कि आपने ये सीख ही ना हो। तो बेटर ये है कि आप ये थेरेपिस्ट से ही कराएं। ये दोनों ही प्रोसेस बहुत पावरफुल हैं। इसमें भी आपके अंदर जो आपके इंटरनल डायलॉग्स हैं, जो आपके सजेशंस हैं, उन सबको चेंज किया जा सकता है और बहुत ही इफेक्टिव है। इस लड़के की भी हिप्नोथेरेपी, एनएलपी के हमने कई सारे सेशंस लिए थे, जिससे इसके अंदर के वो इमोशंस को रिलीज़ कराया, जिन चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं थी एक्सेप्टेंस कराए। क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसेस ही जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे साथ, तभी अनफॉर्चुनेटली इसके फादर एक्सपायर हो गए।
और फादर को एक्सपायर होने से तो हम नहीं रोक सकते थे, कोई भी नहीं रोक सकता था, लेकिन फादर की डेथ के बाद जितना वो बिखर सकता था उसको बिखरने से हमने बचा लिया। और फिर किस तरह से लाइफ में बाउंस बैक करना है उसको संभाल कर समझा कर आज वो बहुत अच्छी तरीके से अपने पापा का जो बिजनेस छोड़ कर गए हैं वो भी संभाल रहा है, और साथ के साथ अपना जो उसका एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया था उस पर भी काम कर रहा है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। जो लड़का बचपन से छोटी सी 3-4 साल की एज से उसे याद है कि वो स्कूल में भी डर जाता था, उसके नेकर में उसका शूशू निकल जाता था, बहुत ज़्यादा परेशान होता था, रात को बिस्तर में बाथरूम कर देता था, डर के उठ जाता था, कई बार चौंकता था। जब शुरुआत से ही नींव में फाउंडेशन में इतना डर था, बड़े होते होते भी हकलाता था, कई बार नहीं कह पाता था अपनी बातें, और बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी सिचुएशन में एकदम से बैकफुट पर आ जाना, कॉन्फिडेंस लूज कर जाता था। तो आइडियाज़ अच्छे थे, पढ़ने में सब अच्छा था, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो फिर कंडीशंस कुछ तो नेचुरली भी बेटर हुई, लेकिन वो एंजाइटी ने साथ नहीं छोड़ा। कुछ सिम्टम्स बड़े होने के साथ अपने आप सेटल होते गए, लेकिन वो एंजाइटी बिल्कुल जकड़ कर बैठी हुई थी, और ये सब हुआ। तो उसके फादर को तो नहीं बचा पाए, ईश्वर को यही मंजूर था, लेकिन उसने इतनी ताकत डेवलप कर ली है कि अपनी मम्मी को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होते हुए संभाल लेता है। खुद जो वरी की आदत थी, जो जल्दी से पैनिक हो जाने की थी, सारे सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो गए। और उसकी बहन जो अमेरिका में बैठी हुई है वो भी कॉन्फिडेंट फील करती है, और आज अपने भाई की इस स्ट्रेंथ पर प्राउड फील करने लगी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़े से बदलाव कर कर जीवन में एक उम्मीद का दिया जलाकर आप अपनी कितनी भी वर्स्ट परेशानी में क्यों ना हो, आप उससे बाहर आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा रखना है कि अगर आप अपने लिए एफर्ट डालेंगे तो ये पूरी यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। ज़रूर वो आपको किसी ऐसे इंसान से मिला देगी जो आपको इस फेज से बाहर ले आएगा, और आपकी बुद्धि ऐसी बना देगी ये यूनिवर्स कि आप ज़रूर उस जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। और फिर देखिए एक खूबसूरत सी ज़िंदगी फिर से आपके लिए बाहें फैलाए इंतज़ार कर रही थी, और वो आपको अपनी बाहों में इस तरह से खूबसूरती से जकड़ लेगी कि बस आप आनंद ही आनंद महसूस करेंगे। तो यहाँ पर उसके हमने ये सेशंस भी लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो रेगुलरली करता था, और ये जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, इसके लिए हमने उसकी डिफरेंट टेक्निक्स लगाई थी, अलग अलग, इतना CBT की, DBT की, इतनी सारी टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, NLP की। स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में जल्दी से आपको याद दिला देती हूँ कि क्या है। वैसे तो आपने मेरी वीडियोज़ में देख देख के आप मास्टर हो ही गए हैं अभी तक, सो मैं याद दिला देती हूँ। इसमें आती है पहले डिनायल, फिर आती है आपकी एंगर की या किसी भी नेगेटिव इमोशन की, फिर आती है बार्गेन की, फिर आती है आपकी डिप्रेशन की, और फिर इवेंचुअली एक्सेप्टेंस की आती है। ये 5 स्टेजेस आती हैं। अब वो डिनायल में नहीं था, उसको इशू सब पता थे, गुस्सा था अपनी जिंदगी से, बार्गेनिंग कर रहा था, जूझ रहा था, मुझको वो डिप्रेशन फेज में मिला, तो मैंने उसको डिप्रेशन से एक्सेप्टेंस फेज तक पहुंचा दिया। और इस बात की मुझे बेहद खुशी है, और मैं उसके लिए थैंकफुल भी हूँ कि उसने मुझे परमिशन दी कि मैं उसका केस आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि उसने अपने मन में ये थॉट रखा कि जिस तरह से मैं बाहर आ सकता हूँ अगर मैम मेरा केस डिस्कस करेंगी, और एक जना भी इससे हिम्मत लेकर अपनी मदद कर बाहर आ गया, तो मुझे लगेगा कि मैंने भी कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बड़ा काम कर लिया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम जिसने मेरे को परमिशन दी इस केस को प्रेजेंट करने की, और उम्मीद करती हूँ कि ये डिटेल वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर आप कुछ ही महीनों में अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अगर आप अपने आप को पूरी तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपका कोई लव्ड वंस या किसी भी थेरेपिस्ट पर आपको भरोसा हो तो ज़रूर उनसे अप्रोच कीजिए, क्योंकि कई बार हम सबको ही मदद की ज़रूरत होती है, और किसी की थोड़ी सी मदद से भी आपकी ज़िंदगी फिर से खूबसूरत हो सकती है। कमेंट कर कर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और किस किस ने कौन कौन सी बात अभी तक नोट की है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना सीरियसली सीखते हैं, तो मुझे कमेंट कर कर बताइए कि मैंने इन सब का क्या मतलब बताया था। ABC का क्या मतलब था, प्लीज़ का क्या मतलब था, डियर मैन का क्या मतलब था, फास्ट का क्या मतलब था, ये सब चीज़ें आपको बताइए कि क्या मतलब था इन सब चीज़ों का। तो आप बहुत अच्छी तरीके से मुझे जब भी बताएंगे ये सब, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने इसको बहुत सिंसियरिटी से अटेंड किया। अपना बहुत खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।